नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय अगर बात करें हम युवाओं की और साथ ही साथ ये भी कहें कि सत्य कितना महंगा पड़ता है, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये जो एक तरफ फारूक जी, एक तरफ शीतल सिंह बाली जी समाज सेवी हैं और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। हर मुद्दे को बड़ी बेबाकी से सोशल मीडिया के माध्यम तक आम जनता तक लाते हैं। आज इन्हें रामबन से यहाँ पर क्यों आना पड़ा? सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा, क्या वहाँ के मीडिया तक आप अपनी बात नहीं रख सकते थे? वहाँ के मीडिया के आपको कवर नहीं करता? सबसे पहले ये सवाल करेंगे और इनका स्वागत करें। शीतल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं दैनिक शिफ्ट टाइम और आपका धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए आए। जी फारूक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शीतल जी, सवाल पूछूंगी, आप रामबन से यहाँ पर क्यों आए? मतलब कि वहाँ पर मीडिया को कवर नहीं किया या आप मीडिया को कवर नहीं करना चाहता था, क्या इशू है? सबसे पहले सभी आवाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम। जी देखिए जो सामने देखिए जो हमारे रामबन की मीडिया है वो उनको क्या है, एक चीज़ है दबाया गया है। जो हमारे वहाँ पर मैं बात करूँगा, जो इस वक्त एडिटर इन चीफ है न्यूज़ वर्स इंडिया के मुबशिर डैंग जी, और भी बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल हैं, कुछ 7 मीडिया चैनल्स को वहाँ पे बैन किया गया था। क्यों बैन किया गया था, ये जानना चाहेंगे? बैन इसलिए किया गया था क्योंकि वो सच की आवाज़ को उठाते थे। अगर हॉस्पिटल में कोई क्रिटिकल केस होगा तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उस पेशेंट को देनी चाहिए, ना कि डिप्टी कमिश्नर का कोई प्रोग्राम हो रहा है वहाँ जाना ज़रूरी है। वो पेशेंट की लाइफ ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उनको वहाँ बैन किया गया। ये बात है 16 अगस्त 2022 की, जिस वक्त वहाँ पे 7 मीडिया चैनल्स को बैन किया गया। तो उसके बाद जो हमारे मुबशिर डैंग जी हैं उन्होंने एक लीगल नोटिस भी निकाला कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने डीसी साहब ने उन्हें कहा कि हम आपको डिटेन कर देंगे, और वहीं 2 महीने तक वो चलता रहा। 144 सेक्शन वहाँ चला। उसके बाद उसको एक्सटेंड नहीं किया। उसको एक्सटेंड करने के लिए सेक्रेटरीट से एक आर्डर आना चाहिए, वो उन्होंने आर्डर लाया नहीं। और उसके बाद आज 6 महीने के बाद 16 फरवरी को वो क्या करते हैं, मुबशिर डैंग जी के ऊपर एक FIR लगा लेती है डीसी रामबन। किस चीज़ की FIR? क्या गुनाह किया था, क्या गलती की थी उन्होंने? FIR ये लगाया कि इन्होंने वायलेशन किया मेरे रूल्स का, जो DM का आर्डर था उसका वायलेशन किया गया, और सेक्शन 188 इम्पोज कर दी। तो वो पुलिस स्टेशन में गए, आधे घंटे बैठे वहाँ पर, तो फिर तो वहाँ से वो बातचीत हो के वहाँ पे सारा ठीक हो गया। पर डीसी साहब जो है, ठीक है, उनको अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एज ए डिप्टी कमिश्नर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आपने कहा शीतल जी कि आपने कहा कि कुछ ऐसे इशू है जो सच दिखाते हैं। किस तरह का सच है, क्या इश्यूज़ है, क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताइए हमें। सच तो देखिए ये है कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे हिसाब से जो तो सबसे बड़ा जो सच है वहाँ पर यह है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा किसी काम का नहीं है। वहाँ डॉक्टरों को पता ही नहीं चलता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। जब वो शेर कश्मीर हॉस्पिटल श्रीनगर में जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है प्रॉब्लम तो कुछ और थी और मेडिसिन किसी और की खा रहे हैं। तो तब तक करते करते उनकी ज़िंदगी भी चले जाती है और बीमारी ज़्यादा फैल जाती है। ट्रॉमा केयर सेंटर जो है वो नॉन फंक्शनल है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक ही CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर का यही कहना है कि हमारे पास यहाँ मेडिकल ऑफिसर ही नहीं है। अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं था तो ट्रॉमा केयर सेंटर क्यों बनाया? अगर एक्सीडेंट वाले केस जो है, डिलीवरी केस है, अगर उनको रेफ़र ही करना था तो क्यों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बनाया गया? पर बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर जम्मू ही सबने जाना था तो इसको बनाना नहीं चाहिए था। वहाँ पर भी चीफ मेडिकल ऑफिसर का ये कहना है कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस है जिनको रेफ़र किया जाता है, क्यों ना उन कॉम्प्लिकेटेड केस का भी वहाँ पर ऐसी मशीनरी लाई जाए, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है सब कुछ वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में हो। पर नहीं हो रहा है। वहाँ हर जगह मेरे साथ भी हुआ, मुझे डीसी साहब ने वहाँ थ्रेट दिए, बोला कि आपको हम डिटेन कर देंगे। आपको किस बात की थ्रेट दी है? यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है दादागिरी, आपको किस बात की थ्रेट दी? आप तो हमेशा जनता के हित की बात करते हैं। मुझे थ्रेट इसलिए दिया, बहुत पुरानी बात है ये। डीसी साहब ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने उसको हाईलाइट भी किया था उस इशू को। क्या फ़ोन किया था, ये बताइए ना। फ़ोन इसलिए किया, मुझे बोला कि शीतल सिंह जी आपने बहुत सारी कंप्लेंट की। असल में इशू क्या था, वहाँ एक है हमारे लालचंद जी, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर। मैंने एक छोटी सी कंप्लेंट की थी, पंचायत सरबगनी का एक करालना गांव है। मैंने बोला वहाँ पोलिंग स्टेशन होना चाहिए, तो वहाँ मिला नहीं था पोलिंग स्टेशन। तो मैंने डायरेक्ट वो दिल्ली में कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईमेल। जब ईमेल किया तो इनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नहीं, वोटिंग राइट तो हर एक को अधिकार है, और आप इस लोकतंत्र देश में रहते हैं, तो इसमें कौन सा क्राइम हो गया? डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर को लगा कि इसने वहाँ क्यों कंप्लेंट कर दी, तो उस वजह से उसको थोड़ा वो हो गया। एक बार कंप्लेंट हुई, फिर दोबारा मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, वो जाके डीसी साहब को बता गया कि उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाली। डीसी साहब ने अब क्या करना था, उनको एक बहाना मिल गया। उन्होंने उस चीज़ के साथ वो मेरा पुराना जो रिकॉर्ड है वो भी खोल दिया। रिकॉर्ड किया था
सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रीडर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सीपी ग्राम ग्रीवेंस पोर्टल, पीएमओ ग्रीवेंस पोर्टल, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ग्रीवेंस पोर्टल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस डीपीओ, ये सारी ग्रीवेंसीज का मैं यूज़ करता था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे राइट दिया है। और ये ना मैं उसमें ये करता था, हर बार मैं उसमें कंप्लेंट डालता, किसी गांव का, किसी वही तो ही कहता, आप अपने लिए थोड़ी डालते थे, जनता के लिए डालते थे ना। पर मुझे उन्होंने बोला कि यार आप कौन हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। मैंने बोला मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। बोला नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो, मतलब मुझे फ्रॉड बताने की कोशिश करने लगे। तो मैंने आप किस पार्टी से? आप मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट रामबन का यूथ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो बोलने लगे कि आपको मैं आर्डर को नहीं मानता हूँ, आप कौन हो। मैंने बोला हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करो। जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात की, उसने बोला कि हाँ वाकई है। उसके बाद फिर बोलने लगे कि यार आप यहाँ काम नहीं कर सकते हो। मैंने बोला मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं नहीं भी होता फिर भी मैं काम करता क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे भी राइट दी है। बोला नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट रामबन में काम नहीं कर सकते हो, आपने पूरे जिम्मेदारी लेके रखी हुई सबकी। तो उसके बाद फिर बोलने लगे मैं अब एक मीटिंग बिठाऊंगा, कमिश्नर को बुलाऊंगा, एक मीटिंग बैठेगी, उसमें पता चलेगा कि क्या होता है। एडीसी साहब भी बैठे होते, एडीसी साहब मुझे बोलते हैं कि ऐसे ही पीएसए लग जाएगा, क्या रहेगा। मैंने बोला किस बात का पीएसए सर। नहीं, पर एक चीज़ बताओ ना शीतल जी, कि जनता के आप ग्रीवियंसेस रख रहे हैं, उनकी परेशानी को रख रहे हैं, तो आपने कहा मीडिया को डराया हुआ, तो फिर जनता कहाँ जाएगी? आपके रामबन की जनता, ये हम पूछ रहे हैं। हम जनता से भी सवाल कर रहे हैं कि कहाँ जाएगी फिर जनता? जनता तो वहाँ बहुत ज़्यादा सीधी सादी जनता है, बेचारे गरीब लोग हैं, वहाँ पर दबे हुए लोग हैं। वो गरीब लोग आगे किसी ऑफिसर के पास जाना होगा वो डरते हैं। तो फिर किन मीडिया हाउसेस को काम करने दिया जा रहा है वहाँ पर? मीडिया हाउसेस वहाँ पे देखो, जैसे गुलिस्तान हो गया, गुलिस्तान वाला काम कर रहा है, उसे इसलिए काम किया करने जाता है क्योंकि वो डीसी साहब की तरफदारी करता है, डीसी साहब का इंटरव्यू लेता है। तो मतलब कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाओ, जो गलत हो रहा है जहाँ पर वो नहीं दिखानी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोलना। क्यों, हम कोई पागल तो नहीं है कि हम खिलाफ बोलेंगे। जहाँ कुछ गलत हो रहा होगा, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते, सियासी पार्टियां तो बाद में रही, पर आपने पर्सनल थोड़ी अपने ग्रीवेंसेस डाले कि मुझे ये घर में इशू है। आपने तो जनता के इश्यूज डाले। अब देखो मुबशिर डैंग जी जो मीडिया का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपना उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आप पैसे लेके काम करते हो डीसी साहब ने, और बड़ा कुछ कहा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो डरे नहीं, उन्होंने फिर भी अपने काम को कंटिन्यू रखा। बहुत सारे प्रेशर भी आए, मुझे भी 1-2 बार प्रेशर आए, तो बोला कि आप कंप्लेंट जो करते हो तो कभी मुझे इवन डीसी साहब ने बोला आप पूरी लिस्ट लेकर आना आपने जो आज तक कंप्लेंट की है। जब मैंने कंप्लेंट डाली टेबल पर, डीसी साहब मुझे बोलता है कि आप मेरा नाम लिख के कंप्लेंट डालते हो, ये क्या है। गुस्से में अपने क्लर्क को बोला एक काम करो, एसएसपी को फ़ोन करो। तो उसने फ़ोन उठाया, एसएसपी के ऑफिस में फ़ोन लगाया। तो मैंने बोला सर ये क्या तरीका है कुछ करने का। और एक चीज़ है कि रिकॉर्डिंग करना वहाँ मना है, अगर रिकॉर्डिंग करना होता तो शायद डीसी साहब की इस वक्त जो है सस्पेंशन ऑर्डर भी निकल चुका होता। तो ऐसा हुआ, तो बोला कि आप मेरा नाम लिख कर डाला हुआ है आपने। और जब मेरी ग्रीवेंस चेक की, बोला आप डायरेक्ट सेंटर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को करते हो। मैंने बोला मैं तो करूँगा, मैंने बोला मैं क्यों डरूँगा, मैंने बोला मैं क्यों डरूँगा। आप सभी पब्लिक के सर्वेंट हो, आपको गवर्नमेंट सैलरी इसलिए दे रही है जब आप पब्लिक का काम कर रहे हो। और डीसी साहब की समझ में ये नहीं आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गए उन्हें रामबन में, क्यों उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है? क्या वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? क्या उनका बीजेपी के साथ कोई सिस्टम है? यानी ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी किसी ना किसी पार्टी का हाथ है। पार्टी का देखो, जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, जो ऑनेस्ट ऑफिसर होगा तो उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया हो। उसकी ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र होगी। यहाँ बसंत रथ जी कितना अच्छा काम कर रहे थे, उठा के फेंक दिया किसी दूसरी जगह पे, और वही यहाँ पर कर रहे हैं। जो ईमानदार होगा उसको ज़्यादा टाइम टिकने नहीं देंगे, जो होगा ऐसे ही। तो उसके साथ इतनी सारी कंपनियां रामबन में आई हुई है, कितना वहाँ पे लोग। आज भी आपको डर है शीतल जी? आप तो बड़ी फिर भी बेबाकी से बोलते हैं, आज डर है आपको भी कहीं ना कहीं? डर मुझे एक ही चीज़ का होता है कि मुझे सच बोलने से डर मुझे इस चीज़ का होता है कभी कभार कि क्या पता कल को फैमिली के ऊपर कुछ कर देंगे, क्या पता ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा मटीरियल ड्रग्स वगैरह डाल देंगे बैग में। सरकार ही बीजेपी की है, हमारे पास कौन सी पावर है? हमारे बीजेपी कहाँ से आ गई इसमें, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी ना। भाजपा को क्यों बीच में ला रहे हैं? भाजपा को मैं बीच में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ किया कराया हुआ भाजपा का है। क्या ये जो बेचारे जो डेली वेजर हैं, कितने रोड पे बैठे हुए हैं, क्या वो उनको परमानेंट नहीं कर? मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक काम करो, उनको एक काम करो, 50 साल की उम्र में रिटायर कर दो, न्यू यूथ को चांस दो, उनकी सैलरी कम कर दो। जो वीआईपी पार्टीज में खर्चा हो रहा है, तो सेंट्रल मिनिस्टर पर खर्चा हो रहा है, वो खर्चा कम कर दो। तो देखो कैसे डेली वेजर को सैलरी अच्छी मिलेगी। पर ये कहाँ करेंगे, ये इनको तो सैलरी देनी है, इन्होंने कर दो गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी को कम। देखो फिर डेली वेजर को कितना आराम से रहेंगे। क्या वो माँ बहनें रोड पर बैठेगी? नहीं बैठेगी। एंटी एनक्रोचमेंट किया किसने किया? भाजपा ने ही तो किया।
जो डिटेन हो रहे हैं, कितने जगह जगह से डिटेन हो रहे हैं, बिना मतलब का डिटेन कर रहे हैं, किस लिए? ये टेररिस्ट है। जो टेररिस्ट है उसको पकड़ो ना, क्यों यूथ को बीच में किसी को भी उठा के? भाजपा की भी गलती है, और जो ऑफिसर है ये अपॉइंट हो रहे हैं तो हाथ तो सेंटर का ही है पीछे, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा गलती है। अगर चलिए इसे फ़रूक जी से आते हैं। फ़रूक जी, आप भी आए हो, रामबन से आए हो, आप एक समाज से भी है, आखिर क्या इशू है, क्या चल क्या रहा है निज़ाम में, हमें समझ नहीं आ रही। जिस तरह से शीतल जी ने बताया, बड़ी ही अफसोस की बात है, यानी आज के दौर में एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस, कई बार ऐसा भी रामबन में कई ऐसे पोर्टल है जिन्हें पुलिस के द्वारा भी बैन किया गया कि ये कवरेज नहीं करेंगे। उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन का भी दबाव रामबन में पड़ रहा है कि मीडिया को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो आम जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? अगर आप लोगों को यहाँ रामबन में आना पड़ा, जो गरीब होगा वो किस तरह से काम करेगा? पहले किराया जुटाएगा, फिर यहाँ जम्मू में आएगा, फिर मीडिया से अपनी बात रखेगा, फिर वहाँ के मीडिया का क्या फ़ायदा? नहीं, वहाँ एक बात ऐसी है कि जो भी मीडिया कोई अच्छी बात बोलती है, मिसाल जो गरीबों के हक़ में हो, जो किसी आम जनता के हक़ में हो, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ हो, मिसाल काम करने के बारे में, तो वो अक्सर उन मीडिया को वहाँ पर अक्सर बैन लग जाता है जी। ऐसा आगे पीछे भी हुआ वहाँ। तो उसके बाद रहा मसला हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आप वहाँ डेवलपमेंट की बात करोगे तो तकरीबन डेवलपमेंट कोई ख़ास वहाँ पर नहीं है। उसके बाद अगर हम ऐसी भी, मेरे पास ऐसा भी एक सबूत है मैडम जी की, यानी कि मुर्दा जो 10 साल पहले मर गया है बंदा, उसका पैसा जो है निकाल कर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से निकाल कर उसका पैसा खा गए हैं लोग। कैसा पैसा किसको दिया, कौन बंदा था वो जो मर गया? PMAY का मकान जो दिया है ना गवर्नमेंट ने, जो मोदी साहब ने एक मेहरबानी की थी गरीब आदमियों पर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि गरीब आदमी जो घर के बगैर है तो उनको घर दिया हुआ था, तो वो अब हम उसको गलती नहीं मानेंगे PM साहब की, क्योंकि उसने अच्छा सोचा था। बिल्कुल किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना जी उसके तहत मकान आए हुए थे, तो आइडियाज़ जो है वो आईडी जो होती है बला की तरफ से मिलती थी, तो वो एक उसमें फैमिली डिटेल भी होती है, पूरी फैमिली डिटेल होती है, उसमें मदर्स का नाम भी होता है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी यानी कि एक हबीबुल्लाह का पैसा जो है वो अननोन नाम पर चला गया है। तो वो हबीबुल्लाह का इस दुनिया में नहीं है। हबीबुल्लाह मर गया है, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली मोहम्मद इकबाल पीढ़ियार जो उसका यानी कि सन है, उनका बेटा है, उसका भी निकाला है, उसके नाम पर भी आईडी थी, उसका भी किसी दूसरे ये गया किसको, मिला किसको पैसा, निकाल के किसको दूसरा दिया? निकलता है जो हम ब्लॉक वालों से एक रिसिप्ट लेते हैं, उस पर मोहम्मद इकबाल ही है, अब पूरी फैमिली नहीं है। इसमें किसकी गलती है कि डिटेल नहीं चेक की, या जानबूझकर वो जो दुनिया में नहीं बंदा उसका पैसा निकाला गया? वो तो गलती की बात तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराएंगे, क्योंकि एक PRI मेंबर अगर स्टैंप दे भी देता है, लेकिन मुलाजिम को गलत नहीं चाहे ना करना। एक एम्प्लॉयड पर्सन जो है, सेलेक्टेड और इलेक्टेड में तो यही फ़र्क है। मैं इलेक्टेड हूँ, मैं स्टैंप डाल के अपने 50,000 जेब में डाल दूंगा, तो उससे कोई हाँ, लेकिन एक जो सेलेक्टेड यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, उसको नहीं चाहिए ना गलत करना, उसको वेरिफिकेशन करनी थी। उन लोगों ने जो पैसा निकला, रिप्रेजेंटेटिव को ये चीज़ें बताई आपके? जी बताई हमने, ACD साहब तक हमने ये बात पहुँचाया। हाँ, BDO साहब के पास गए, ACD साहब क्या कहा BDO ने और ACD साहब? BDO साहब ने कहा हम इंक्वायरी लगाएंगे और इंक्वायरी करके ये पैसा हम दोबारा वापस करेंगे। कहाँ? गवर्नमेंट खजाने में। यानी कि ये रूल है, उन्होंने कहा कि ये रूल है गवर्नमेंट का कि भाई गवर्नमेंट, ये रूल थोड़ी ना है कोई बंदा मर गया उसका पैसा उठा के तुम किसी, रूल तो नहीं है ना। यानी ये रूल कौन आता है? ये तो सारे, इसमें BDO भी आती है, ACD भी आते हैं। इसीलिए मैडम जी हम तो रो रहे हैं, इसीलिए कि भाई ये समझ नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, ये मुलाजिम होके। अब हम मेरी तरह PRI मेंबर होगा, यहाँ एक इलेक्टेड होगा, तो वो जाके तो 5 साल तक रहेगा, उसके बाद उसको फेंक देगी पब्लिक। लेकिन अब जो मुद्दा उठाने ना जाने, कल को रामबन एडमिनिस्ट्रेशन आप पर भी कोई ना कोई नहीं, कोई कुछ नहीं करेगी। पब्लिक हमारे साथ होगी तो हमारे साथ, हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर हम एक गरीब की आवाज़ बन के जाएंगे तो गरीब ही तो हमारे पीछे आएगा, वहाँ कोई बड़ी ऑफिसर हमको नहीं आएगा कि भाई आप हमें डिफेंस करो। ऐसे कोई नहीं। अगर वहाँ से मीडिया को अगर बैन किया गया, जम्मू में तो मीडिया है, हम लोग तो हैं भाई, हम तो हर जगह की आवाज़ उठाएंगे, चाहे रामबन हो, चाहे गाँव हो, दूसरा जो भी ब्यूरोक्रेट इस तरह की गलतियाँ करेगा जनाब, हम तो एक्सपोज करेंगे, क्योंकि हमें जो दायित्व मिला है हमें ईमानदारी से निभाते हैं। हमारे पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, ना ही हम मानने वाले हैं। जैसा हम काम करते हैं वैसे आगे आने वाले समय में भी करते आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मीडिया को किस लिए दबाया जाता है? यानी कि अगर उन मीडिया होस्टिस को आप सर माथे पर बैठाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, उन्हें गिफ्ट भी देते होंगे, जो लोग आपकी जी हजूरी करते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं, चाहे वो एक DC हो, चाहे वो पुलिस का आला अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो। मीडिया का काम है, मीडिया को अपनी पावर को समझना होगा, मीडिया को अपने एथिक्स को समझना होगा कि आप लोगों ने माइक सिर्फ डरने के लिए पकड़ी नहीं, या गलत करने के लिए नहीं पकड़ी, आपने आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पकड़ी है। क्या कहोगे शीतल सिंह जी, रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई कुछ नहीं करेगी। पब्लिक हमारे साथ होगी तो हमारे साथ, हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर हम एक गरीब की आवाज़ बनके जाएंगे तो गरीब ही तो हमारे पीछे आएगा, वहाँ कोई बड़ी ऑफिसर हमको नहीं आएगा कि भाई आप हमें डिफेंस करो। क्या कहेंगे आप?
रामबन की और एडमिनिस्ट्रेशन, जनता को भी। रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन को तो मैं कहूँगा, साथ में इस भारत सरकार को भी बोलूँगा। इस भारत सरकार से सबसे पहला सवाल मेरा है, मुझे ये बताइए, जो आप ये अंदर जो बिल पास होते हैं, जो आप ये रूल्स वगैरह बनाते हो, आर्टिकल 19 की बात करूं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सन लिबर्टी, क्या वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है क्या ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट है? जो वीआईपी सिस्टम जो यहाँ पे चल रहा है, तो वीआईपी गाड़ियों को छोड़ देते हैं, जो एम्बुलेंस है वो बेचारा रहा है, वो पेशेंट तो वहीं मर जाएगा। और वहीं बात करूँ ट्रैफिक रूल्स की, बहुत सारे रूल्स हैं। ये कुछ पॉलिटिशियन जो है भाजपा के, इसको खुद तो फॉलो करते नहीं है। भाजपा के और भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ पब्लिक के लिए बना के रखा हुआ है, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। और डिप्टी कमिश्नर जो हमारा रामबन है, उसने वहाँ पर बहुत जुल्म कर रहा है गरीब आवाम के ऊपर। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हमारी जो एलजी साहब है और प्रधानमंत्री जी है, उनसे यही गुजारिश है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में नौजवानों की जो आवाज़ है उनको दबने से बचाया जाए और जो है देश को उन्नति की तरफ लिया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद शीतल जी, धन्यवाद मारूक जी। और देखिए कितना बड़ा खुलासा हुआ है। एक व्यक्ति जो इस दुनिया से जा चुका 10 साल पहले, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी अच्छी मुहिम चलाई थी कि गरीब लोगों को उनका पक्का छत मिलेगा, यानी उनके पैसे अब जाकर निकलते हैं। इसमें कौन जिम्मेदार है? एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोग जो लोग कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, अपनी कमीशन जेब में डालते हैं, पैसा जाए भाई जहाँ करके, क्योंकि सरकार का पैसा आ रहा है। जिसको गरीबी है उसको नहीं मिले, जिसके लिए आया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने सोचा था, पर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए। और साथ ही साथ अगर वाकई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है, आम लोगों पर, युवाओं का, जैसा शीतल बाली है या फारूक जी है, इन पर दबाव बनाया जा रहा है इसलिए कि ये सच दिखाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर इन्हें रोक सकते हैं, जम्मू में तो नहीं रोक सकते जनाब। आप अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। जब गाज गिरती है, जब गलत कोई करता है, अगर गाज गिरती है तो बड़े बड़े जुडिशरी में बैठे उन पर भी गिरती है, बड़े बड़े मंत्रियों पर गिरती है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर गिरती है, बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी पर भी गिरती है। तो जनाब आप क्या सोच रहे हैं, किस गलत फहमी में बैठे हुए हैं? आपको अगर कुर्सियां मिली हैं, हम रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जनता की सेवा के लिए, और अगर आप जनता को ही डरा धमका देंगे तो जनाब आपको तो ये कहेंगे कि आने वाला समय क्या कहेगा ये जनता ही डिसाइड करेगी। फिलहाल मैं एलजी महोदय से ज़रूर निवेदन करेंगे, आप एक पारदर्शी एलजी है जम्मू कश्मीर की, जो अब डेमोक्रेसी को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, बली बांधती, और आप अच्छे कदम भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप खुद कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत। तो हम एलजी महोदय से उम्मीद करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन पर भी एक पैनी नज़र बनाए रखें कि क्यों आखिर वहाँ के मीडिया हाउसेस को बैन किया जा रहा है, क्यों मीडिया हाउसेस को दबाया जा रहा है, क्यों आम लोगों को आवाज़ उठाने से मना किया जा रहा है, और क्यों ये कहा जा रहा है आप हमारी जी हजूरी करें और सच ना दिखाएं। अगर ऐसा ही होगा तो क्या कहेंगे, आज के दौर में लोकतंत्र का गला ये ब्यूरोक्रेसी दबा रही है। आपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और साथ साथ ये उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने ये बिल पास किए, जो व्यक्ति 10 साल पहले मर गया, उस दुनिया को जा चुका, और उन्हीं के घरों का पैसा किसी और को दिया गया है। उसमें बीडीओ की जिम्मेदारी बनती है, उसमें एसीडी की जिम्मेदारी बनती है, और वहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। आखिर किसकी शय पर, इशारे पर यह सारा काम हुआ, और ये 2 नंबर का पैसा आगे गया। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।